हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मनी लॉ क्लासेस में। आई एम गौतम दीक्षित। आज के इस वीडियो में हम नवंबर 29, 2021 का डेली हिंदू एनालिसिस करेंगे। आज के जो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जहां पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है वो मैं पहले बता देता हूं। द फर्स्ट इज़ अबाउट द न्यू वेरिएंट ऑफ कंसर्न ओमिक्रॉन। ये साउथ अफ्रीका बोत्सवाना में इसको डिस्कवर किया गया है एंड नाउ इट हैज़ अबाउट 50 म्यूटेशंस, 32 ऑन द स्पाइक प्रोटीन्स एंड इसके वजह से जो है पूरे वर्ल्ड में एक वरी है दैट हाउ दिस वायरस इज़ गोइंग टू बिहेव एंड देयर इज़ रिस्ट्रिक्टिंग ऑफ ट्रैवलर्स स्पेशली फ्रॉम साउथ अफ्रीका। इंडिया ने भी इससे रिलेटेड कुछ डिसीजंस लिए हैं फॉर ओवरसीज ट्रैवलर्स दैट वी आर गोइंग टू सी। देन ऑन द एडिटोरियल पेज वी हैव 2 एडिटोरियल्स अबाउट दिस सेम वायरस। देन on the foreign page we have the restrictions imposed by Netherlands and other European countries and the status of COVID-19 other European countries। हमने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक रिपोर्ट पढ़ा था कि टुडे यूरोप इज वन ऑफ द रीजन इन द वर्ल्ड वेयर COVID-19 cases are increasing at a very high rate। Then after that we will study about the upcoming golden jubilee of Bangladesh war 1971। Then we will study the India-Bangladesh relation, what steps are being taken to take it to a new height। Then we will also study about the in short we will study about the recent outcome or recent status of France-UK dispute related to the migration across the English Channel। So let's start with the news। The first is Omicron risk where center tightens the rules for overseas travelers। सो इसके पहले हम थोड़ा सा ओमिक्रॉन के बारे में जानते हैं। सो ओमिक्रॉन का जो पैंगो लीनिएज है उसको हम B.1.1.529 के नाम से भी जानते हैं। इसको हम पैंगो लीनिएज कहते हैं। पैंगो इज ऑल्सो अ नॉमेनक्लेचर। ओके, तो पैंगो नॉमेनक्लेचर या पैंगो लीनिएज। जैसे कि पैंगो लीनिएज के अंदर अगर हम डेल्टा का देखेंगे so delta is written as B.1.617.2। that is the pango lineage of delta variant। अगर हम डेल्टा का सब वेरिएंट देखेंगे अंडर पैंगो lineage so it is written as ay.x। मतलब x can be anything like 1 2 3 4 so ay can be like ay.1 ay.2 ay.3 ay.4। now what is this omicron? It is again a Greek word। so WHO ने एक अलग ही नॉमेनक्लेचर को अडॉप्ट किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बेस्ड ऑन द ग्रीक अल्फ़ाबेट। तो इसमें जो डिफरेंट वेरिएंट्स हैं लाइक अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा लैम्बडा म्यू एंड द लेटेस्ट इज ओमिक्रॉन। तो इसमें से जो अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा एंड नाउ ओमिक्रॉन दे आर वेरिएंट ऑफ कंसर्न, दे आर नॉट वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। लाइक फॉर एग्जांपल म्यू वेरिएंट MU म्यू जिसका पैंगो है B.1.621 that is called as mu variant। now this mu variant is not variant of concern, it is a variant of interest। now variant of concern का क्या होता है? variant of interest में ये होता है कि there is a likelihood of increased transmissibility evading the vaccine protection, but variant of concern में there is the proof, there is an evidence that this mutation of corona is evading the vaccine protection or it has very increased transmissibility। अब हम ओमिक्रॉन की अगर बात करें तो ओमिक्रॉन में टोटल 50 म्यूटेशंस पाए गए हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि अगर हम इसको डेल्टा से कंपेयर करें तो डेल्टा में सिर्फ 3 म्यूटेशंस हैं। डेल्टा वेरिएंट ओनली हैज़ 3 म्यूटेशंस बट ओमिक्रॉन हैज़ 50 वेरिएशन। आउट ऑफ दैट 50 वेरिएशंस 32 वेरिएशंस आर ऑन स्पाइक प्रोटीन्स। okay, so this 32 are on spike proteins, so that makes it binding with the ACE2 receptor very fast and hence it can evade the vaccine protection। जैसे कि जिन लोगों ने डबल डोज लिया है वैक्सीन का, वो जो डबल डोज तैयार हुआ था वो अल्फा बीटा गामा डेल्टा को देखते हुए तैयार हुआ था, बट अब इसका म्यूटेशन बहुत ज़्यादा है, डेल्टा से तो बहुत ही ज़्यादा है और डेल्टा को अभी तक सबसे डेडली माना गया था। Delta variant was the reason that why Europe was seeing the surge in COVID-19 cases। now the new Omicron has 32 variants, so it makes it more deadly। so there is a chance that it may evade the vaccine protection कि जो डबल डोज भी ले चुके हैं उनके लिए भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने 100 करोड़ डोसेज अभी तक COVID-19 का अपने सिटीजन्स को दे रखा है।
बट अगर बात करें तो फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज का, सो देर आर मैनी पीपल हु हैव टेकन द फर्स्ट डोज एंड दे स्टिल हैव टू टेक द सेकेंड डोज। देन चिल्ड्रन हमारे यहाँ पे जो है वो अभी भी अनवैक्सीनेटेड है, सो दैट लीव्स अ वेरी लार्ज गैप इन इंडिया टू, so that this vaccine can lead to a third wave. That's why there is an advisory from the government. प्राइम मिनिस्टर ने मन की बात में भी ये बात कही है कि कोरोना हैज़ नॉट गॉन एंड वी स्टिल नीड टू फॉलो द कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। नाउ लेट्स सी व्हाट द गवर्नमेंट हैज़ टेकन द स्टेप to restrict the travelers who are coming from overseas and new regulations which has come up। तो यहाँ पे द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, तो मैं पहले बता दूँ द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, जो हेल्थ मिनिस्टर हमारे हैं मनसुख मांडविया, और एक प्रोग्राम की भी मैं बात कर रहा हूँ हर घर दस्तक। ये हर घर दस्तक एक प्रोग्राम है मिनिस्ट्री हेल्थ मिनिस्ट्री का, जो फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज का जो आउटरीच है उसे बढ़ाने के लिए। तो हमने ये भी देखा था कि देयर आर सर्टेन स्टेट्स लाइक पुडुचेरी, देन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक मिजोरम, मेघालय, वेयर द कोविड-19 इनॉक्यूलेशन और वैक्सीनेशन पेनिट्रेशन इज़ वेरी लेस। सो दीज आर द कॉज ऑफ कंसर्न। द नेक्स्ट इंटरनेशनल कॉज ऑफ कंसर्न जो है वो हम एडिटोरियल में देखेंगे। सो द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री हैज़ रिवाइज्ड द गाइडलाइंस दैट नाउ ऑल द इंटरनेशनल पैसेंजर्स जो एंट्री करेंगे इंडिया में, उन्हें अपना 14 डे का पास्ट ट्रैवल डिटेल सबमिट करना पड़ेगा। लास्ट 72 आवर्स में लिया गया RT-PCR टेस्ट को सबमिट करना पड़ेगा और दैट शुड बी नेगेटिव ऑन द एयर सुविधा पोर्टल बिफोर देयर जर्नी। ओके, बिफोर देयर जर्नी, एंड मतलब ये उनको पोर्टल पे अपलोड करना पड़ेगा बिफोर दे आर कमिंग टू इंडिया। नाउ दिस RT-PCR टेस्ट शुड बी कंडक्टेड विदिन 72 आवर्स प्रायर टू द फ्लाइट। Now see the countries who are at risk means the health ministry के guidelines में travelers who are coming from risk countries और countries at risk includes the United Kingdom, South Africa, Brazil, Bangladesh, Botswana, China, Mauritius, New Zealand, Zimbabwe, Singapore, Hong Kong and Israel। हमने सैटरडे को जो न्यूज़ किया था उसमें ये भी देखा था कि हांगकॉन्ग में 2 पेशेंट पाए गए थे, इजराइल में 1 पेशेंट पाए गए थे, और इजराइल का सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन रेट है पूरे वर्ल्ड में। सो देन ऑल्सो दिस न्यू म्यूटेंट ऑफ कोरोना दे आर क्रिएटिंग हैवॉक इन दिस कंट्रीज। नाउ दे नीड टू टेक अ कोविड टेस्ट, जो मतलब जो कंट्री एट रिस्क से आ रहे हैं उनको कोविड टेस्ट देना पड़ेगा इंडिया में आने के बाद, और उन्हें रिजल्ट के लिए वेट करना पड़ेगा एयरपोर्ट पे। अगर उनका टेस्ट नेगेटिव आता है तो भी उन्हें होम क्वारंटाइन के लिए जाना पड़ेगा फॉर 7 डेज, और 8वें दिन उनका टेस्ट होगा। एंड अगर अराइवल के बाद अगर पैसेंजर्स में सिम्टम्स दिखते हैं कोरोना के, तो दे विल बी इमीडिएटली आइसोलेटेड एंड दे विल बी टेकन टू मेडिकल फैसिलिटी एज पर द प्रोटोकॉल। उसके बाद इफ़ दे आर टेस्टेड पॉजिटिव देन देयर कॉन्टैक्ट शैल बी आइडेंटिफाइड एंड मैनेज्ड एज पर द प्रोटोकॉल्स। Then travelers from countries not considered as risk will be allowed to leave the airport and must self-monitor their health for 14 days post arrival. So अगर आप यहाँ पे देखेंगे, so there are 2 different set of regulations for persons who are coming from countries at risk and the persons who are coming from countries other than the countries at risk. उसके बाद the next is see. There will be a random testing of at least 5% of the total flight passengers. Then children are under 5 years of age are exempted from pre and post arrival testing. But if they are found symptomatic, मतलब यहाँ children की बात हो रही है, then they will have to go under home quarantine and then they will be tested and treated as per the protocol. Then what will be the contacts which will be traced? So contacts of the suspect case are the co-passengers seated in the same row, 3 rows in front and 3 rows behind along with identified cabin crew. The next is Omicron puts spotlight back on safety। तो अब ये इंडिया के न्यूज़ की बात हो रही है, तो हमने जैसे कहा कि ओमिक्रॉन में टोटल 50 म्यूटेशंस हैं, 32 स्पाइक प्रोटीन्स पे हैं, 18 बाकी जगह पे हैं, and it may not allow it to evade existing vaccines and spread quickly. So scientists are very worried that these mutations may not allow it to evade existing vaccines and spread quickly. So but doctors and experts in India have said that mutations are inevitable and the only protection for the general public is to take course to vaccination, use of mask and avoiding the crowd.
अब हमारे सुमित्रा दास हैं, ये डायरेक्टर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायो मेडिकल जीनोमिक्स एंड प्रोफेसर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के। इन्होंने कहा है कि अभी पूरी तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि व्हाट विल बी द एक्सटेंट ऑफ डैमेज ऑफ दिस वायरस, वाइल वैक्सीनेशन विल कट डाउन द ट्रांसमिशन, इट डज रिड्यूस सीवियरिटी एंड नंबर ऑफ डेथ्स। मतलब ये कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन के फ़ायदा क्या है, और जो हमारे यहाँ पे वैक्सीनेशन का रेट अभी भी जो 100% नहीं है, उसे जल्दी से हमें 100% करना पड़ेगा। हमने अपने आप को एक टारगेट दिया था कि बाय दिसंबर एंड इंडिया विल कंप्लीट एटलीस्ट 100% वैक्सीनेशन, बट वी आर स्टिल वेरी फार अवे फ्रॉम इट। नाउ दिस वेरिएंट वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन बोत्सवाना and it has 30 changes to the original spike protein, okay, on which कोविड वैक्सीन्स आर बेस्ड। इसकी ट्रांसमिशन कैसे हो रही है, एयरबॉर्न हो रही है, ठीक है ना। सो प्रिवेंटिव मेजर्स भी सेम होंगे, मतलब हमें मास्क पहनना पड़ेगा। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑफ गोइंग फुल स्टीम अहेड ऑफ आवर वैक्सीनेशन एफर्ट्स, हमें अपने वैक्सीनेशन एफर्ट को बढ़ाना पड़ेगा। देन हमें म्यूटेशंस जो हैं वो इनएविटेबल है, तो हमें मॉनिटरिंग, सर्विलेंस, कम्युनिटी पार्टनरशिप और वैक्सीन इक्विटी पे भी बहुत ज़्यादा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। द नेक्स्ट न्यूज़ इज नीदरलैंड डिटेक्ट्स 13 ओमिक्रॉन केसेस। So you will see the new Omicron coronavirus variant has kept spreading across the world, and now 13 new cases have been found in Netherlands, 2 in Denmark, and 2 in Australia. Okay, so this is they are saying that this is a tip of the iceberg, but still it is spreading. अब यहाँ पे एक साउथ अफ्रीकन डॉक्टर्स का एक स्टडी है, वो कह रहे हैं कि there were dozens of patients suspected of having Omicron. They have shown only mild symptoms and they have recovered without hospitalization. अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो हम एडिटोरियल में भी पढ़ेंगे कि जब लास्ट 10 डेज में 90% ऑफ द पीपल इन्फेक्टेड विद कोरोना दे हैव बीन डिटेक्टेड विद द ओमिक्रॉन वेरिएंट। द नेक्स्ट इज यूरोप में कोविड-19 केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा था, तो वहाँ पे ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे उन्होंने कोविड-19 वैक्सीनेशन को कंपलसरी कर दिया था, बट नाउ द प्रोटेस्ट हैज़ इरप्टेड इन ऑस्ट्रेलिया ओवर कंपलसरी वैक्सीनेशन, बट द मूव वाज टू बॉस्टर द वैक्सीनेशन रेट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एडिटोरियल। सो यहाँ पे सेम थिंग हैज़ बीन डिस्कस्ड। नाउ वी विल सी दैट some of the other features of Omicron, that some of the mutations which are in the virus they make it resistant to monoclonal antibodies. What are these monoclonal antibodies? Atezolizumab, bamlanivimab, casirivimab and their combinations. But if you will just see that antibodies, they are the first line of defense against viral infection and they are used in treatment, okay. But it is important to emphasize that every single mutation does not independently increase virulence, ठीक है, बट अगर कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूटेशन हो जाए तो डेफिनेटली इट कैन एग्रीवेट द सिचुएशन। अब अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें, साउथ अफ्रीका में एक प्रोविंस है गाउटेंग प्रोविंस, वहाँ पे 90% ऑफ द जीनोम्स फ्रॉम दोज हु हैव टेस्टेड पॉजिटिव इन लास्ट 10 days, 90% ऑफ देम आर शोइंग दिस ओमिक्रॉन। नाउ सम ऑफ द नेशंस दे हैव टेकन द स्टेप्स, they have imposed travel bans on flights from South Africa, but Omicron can be easily be detected by the PCR test, means RT-PCR test, reverse transcript polymerase chain reaction test, RT-PCR test. Now since it can be tested from PCR test, it would have been advisable not to impose travel ban, but making passengers to undergo PCR test compulsorily. यहाँ पे इंडिया की बात हुई है, where India has followed the protocol where it has allowed to go for the PCR testing surveillance after arriving. It has not imposed travel ban from countries at risk. उसके बाद अगर यहाँ पे एक और इशू का डिस्कशन हुआ है लास्ट पैराग्राफ में, दैट इज़ रिलेटेड टू वैक्सीन इनइक्विटी। अगर हम परसेंटेज ऑफ वैक्सीनेशन देखें और साउथ अफ्रीका के साथ उसको कंपेयर करें तो बहुत ही डिसमल फिगर आता है हमारे सामने, दैट अ लिटिल ओवर 10% इन अफ्रीका हैव रिसीव्ड 1 dose ऑफ वैक्सीन। बट अगर हम इसको नॉर्थ अमेरिका के साथ कंपेयर करें तो नॉर्थ अमेरिका में 64% है और यूरोप में 62% है। इट मीन्स दैट वी कैनॉट फाइट कोरोना अनलेस द होल वर्ल्ड हैज़ एक्सेस टू वैक्सीन, एंड मेकिंग वैक्सीन अवेलेबल टू होल वर्ल्ड इज़ अ जॉब ऑफ कोवैक्स, विच इज़ द ग्लोबल अलायंस लेड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गावी सेपी टू इंश्योर द एक्सेस ऑफ वैक्सीन टू अदर कंट्रीज ऑल्सो विच कैनॉट प्रोड्यूस द वैक्सीन। सो ओवर हियर अगर आप देखेंगे कि अभी हमने लास्ट न्यूज़ किया था कोवैक्स के बारे में कि
The Serum Institute of India will start supplying Covishield for COVAX facility, as well as India is also going to resume its vaccine supply under Vaccine Maitri initiative. यहाँ पे एक चीज़ और है about the TRIPS, हमें TRIPS भी डिस्कस करना पड़ेगा. About TRIPS, Trade Related Intellectual Property Rights under WTO. तो इंडिया और साउथ अफ्रीका उस कंट्रीज़ में हैं who want waiver from TRIPS. उन्हें ये ट्रिप्स के से वेवर क्यों चाहिए? ट्रिप्स जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है, बट अगर कोविड वैक्सीन को ट्रिप्स का अगर वेवर मिल जाए, डिस्काउंट मिल जाए, सो इंडिया एंड साउथ अफ्रीका एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज, दो दे आर नॉट द इन्वेंटर ऑफ वैक्सीन लाइक फाइजर एंड मोडेर्ना और स्पुटनिक, but they can still go for the production of this vaccine in their home country, which will make the accessibility of this vaccine to their population. Otherwise, what will be the impact of that? That if the large number of people remain unvaccinated, then what will happen is कि COVID-19 में mutation होता रहेगा and the whole world will be in trouble. The next is about the farm law. So today is November 29th. So parliamentary the winter parliamentary session has started, and the 3 farm laws has been listed to be repealed under the Farm Laws Repeal Bill 2021 in Lok Sabha. But the Business Advisory Committee headed by Speaker, has not given any date for debate. Okay, so we will see that. The next is that in-flight Wi-Fi hits a dead zone in India. तो 3 साल पहले Department of Telecom permitted Wi-Fi services on commercial flight, but has still not become reality. What is the main reason? That the equipment cost rupees 3 crore to rupees 4 crore for one aircraft, which is the entry barrier, because it is difficult to recover the cost from passengers. Now PM's Man Ki Baat. So over here he has described a growth story, how India has changed. So India has become a nation of job creators rather than job seeker. So over here he is also saying that India is now more focusing on solving the global problem. So यहाँ पे he is talking about the Indian youth led startups. तो यहाँ पे उन्होंने एक चैलेंज की बात की है that there is a person named Mayur Patil who has developed the air filter technology to reduce emission while improving mileage in the vehicles. It was first installed in 10 buses of the Regional Transport Corporation 2017-18. इसका फ़ायदा क्या हुआ? जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हुआ बाई 10%, और जो एमिशन है वो रिड्यूस हुआ बाई 40%. आफ्टर दिस they got rupees 90 lakh grant from Niti Aayog's Atal New India Challenge, and they have started a factory for mass producing this air filters. So this shows that Indian startups have not only solved Indian problems, but they have also become the job creator. After that, the PM has made a mention about the golden jubilee of the 1971 war, that was the India-Pakistan war, which resulted in the liberation of Bangladesh. The date is 6th December. And then the annual celebration of Indian Navy and Armed Forces Flag Day. And then the death anniversary of Baba Saheb Ambedkar on December 6th again. And at the last, he has made it a point that citizens must discharge their duties, and he has urged the citizen to take a pledge to fulfill duty as a tribute to the drafter of the constitution. यहाँ पे drafter of the constitution कौन है? Dr. B.R. Ambedkar, because he was the chairman of the drafting committee of the Constitution of India, which was adopted on 26th November 1949. So 26th November is also celebrated as Constitution Day. Now about the India-Bangladesh. So India-Bangladesh CEO forum, it is going to meet for the first time. So it is very important. India-Bangladesh CEO forum, which is going to meet for the first time, and both the countries are working towards finalizing the comprehensive economic partnership agreement to increase their trade and economic ties. So India and Bangladesh see themselves as a partner and not as a competitor. The next is that we will see one of the benefit of India-Bangladesh trade relation is about the strong supply chain. So the India-Bangladesh supply chain has worked uninterrupted throughout the pandemic, and it has improved connectivity, which is imperative for expanding and realizing the potential for bilateral trade. Now, since 2014 जब दोनों कंट्री ने अपना ट्रेड और इकोनॉमिक एंगेजमेंट को अपग्रेड किया एज अ पार्टनर एंड नॉट एज अ कॉम्पिटिटर, देन देखिए यहाँ पे एक फैक्चुअल नॉलेज है
that Bangladesh is India's biggest trade partner in South Asia and the total trade is over $10 billion. ये बहुत ही important है. And now they are looking for finalizing the CEPA. Now what will be the expected outcome of the first India-Bangladesh CEO forum? It will promote mutual investment. Then a bilateral textile industry forum will be constituted to facilitate cooperation in textile sector. The next is that India is developing two Indian economic zones in Bangladesh. One is Mirsaria, the next is Mongla. Now the 5 focus area between India and Bangladesh for strengthening the bilateral economic ties are technology, connectivity, entrepreneurship, health and tourism. Now the next is the two countries is going to celebrate December 6 as the Maitri Divas to mark 50 years of Bangladesh independence, and India was the first country to recognize the independence of Bangladesh or Bangladesh as an independent country. Now कोवोवैक्स, ये एक वैक्सीन है जो इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया डेवलप कर रही है. कोवोवैक्स हैज़ बीन डेवलप्ड बाय नोवोवैक्स and CEPI. It is a 2-dose vaccine. So now it is being manufactured in India by Serum Institute of India. So for its clearance, the Central Drug Authority has asked for more data for clearing Covovax for emergency use licensing. The next is UK seeks urgent migrant talks with Europe आफ्टर फ्रेंच स्नब. तो यहाँ पे एक इशू क्या हो गया था कि इंग्लिश चैनल में माइग्रेशन क्राइसिस हुआ है. एक बोट जो है वो कैप्साइज हो गया and it led to killing of 27 people and it led to diplomatic confrontation between France and UK when Prime Minister Boris Johnson published the text of a letter to French President Emmanuel Macron, okay, setting out London's demand for concerted action. Now Home Secretary Priti Patel, she was barred from Sunday's meeting in Calais, okay, it was a meeting led by France. So now Ms. Patel, who is the Home Minister or Interior Minister, she is going to talk with other European countries to solve the crisis. Now, ministers from France, Germany, Netherlands, and Belgium, they met in French port of Calais, which is the center place of this migrant crisis, where 27 Iraqi Kurds and others, they drowned as they attempted to cross from France to England in a fragile dinghy. Fragile dinghy matlab boat. The next is magnitude 7.5 K quakes strikes northern Peru. So Peru is in South America, or it is in the midst of Andes mountain. Andes is the fold mountain in South America, and they are geologically active, okay, geologically active, and they are almost subject to earthquake. So hence it has suffered the earthquake of 7.5 Richter scale. Now Czech President Miloš Zeman has been appointed as the leader of a center-right alliance, Petr Fiala, as Prime Minister on Sunday. So Petr Fiala has been named as new Czechoslovakia Prime Minister. The next news is about the questionable criterion the SC is right in asking for basis on which center fixed income limit for EWS quota. The news हमने इसको शनिवार को भी किया था about 103rd Constitutional Amendment Act which provided for 10% quota to economically weaker sections whose income is less than rupees 8 lakh per annum, and the reservation is based on sole economic criteria. The second is that anyone who is not availing reservation in another reservations, they can take benefits under this. Now here the Supreme Court had asked that on what basis the center has fixed rupees 8 lakh as the criteria for availing reservation under EWS quota. Then the government has said that they are going to set up a committee to look into the matter, that is whether it should be rupees 8 lakh or more than 8 lakh, or to revisit the whole criteria. The case pertains to allowing 77% quota for OBCs and 10% of reservation for EWS in All India Quota Medical Seat. ये All India Quota Medical Seat क्या होता है? Most of the states, all the states government, they give 50% of the medical seat in the PG and 15% of the undergraduate seats under All India Quota. अब 93rd Amendment Act ने
ओबीसी कोटा इंट्रोड्यूस किया एंड 103rd अमेंडमेंट एक्ट ने ईडब्ल्यूएस कोटा इंट्रोड्यूस किया, बट ऑल इंडिया कोटा जो मेडिकल सीट्स का होता है इसमें ये अभी तक एप्लीकेबल नहीं थे. सो द गवर्नमेंट मेड इट एप्लीकेबल by passing on the resolution and it came under challenge in Supreme Court. The next is COP26 pledges need a new climate of cooperation. तो यहाँ पे इंडिया का जो एक अनाउंसमेंट है that India is going to achieve the net zero emission target by 2070, which is 20 years more than what United States, Europe and other countries have committed. The next is that India is the third largest emitter of methane in the world, but still India has not joined the global methane pledge. What is this global methane pledge? It is the initiative led by United States and Europe where they are going to bring down the methane level down by 50% by 2030. Now India is also has not given any pledge under deforestation despite hosting the world's largest contiguous mangrove forest, that is Sundarban. ये क्लैट में क्वेश्चन भी आया था that which is the largest mangrove forest in the world last time. The next is what is the India strategy? So India strategy is promoting green energy. तो इंडिया का भी जो है वो टारगेट है कि 50% ऑफ द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी कमिंग फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी. अभी का जो टारगेट है, अभी का जो अचीवमेंट है, that is 22.5%. Then India is also has leading international solar alliance along with France. It is a consortium of about 120 countries to promote solar energy. इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में है. Then India has also strengthened its strength by signing Glasgow Breakthrough Agenda. ये important है. It aims for it consists of 35 nations to promote clean energy and make it more affordable. अब affordable करना ही सबसे बड़ा चैलेंज है renewable energy को. That's why the India's installed renewable energy capacity is still low because it is not affordable. Large number of investment is required to make it affordable. So if we just look at data, so around rupees 2.61 trillion is required to achieve the target of 1675 gigawatt of renewable power by year 2022. उसके बाद हम अगर न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो अगर हम बाकी कंट्रीज़ का देखें तो चाइना 28.4% इज़ कमिंग फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी, यूएस का 19.8% और देयर आर सम अदर नॉर्थ यूरोपियन कंट्री हु हैव मेड द ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी बाय 100%. बट इंडिया की बात करें तो इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और जो अल्टरनेटिव्स हैं रिन्यूएबल एनर्जी का वो बहुत लिमिटेड है. ओके, so that is one of the problem which India is facing for making a significant transition towards renewable energy. So what India is using, what India is now promoting, so India plans to promote hydrogen fuel as a better substitute to fossil fuel and to promote renewable energy such as solar power energy production by reducing tariffs and providing subsidies. Now the next is the difficult choices for the south. तो यहाँ पे जैसे कि अगर हम देखेंगे तो इंडिया इज गोइंग थ्रू अ ग्रोथ कॉन्ड्रम. डिमोनेटाइजेशन हुआ, कोविड-19 पेंडेमिक हुआ, so the growth has faltered. Along with that, there is a question of population of 1.3 billion on poverty alleviation. So right now, making transition towards renewable energy can induce more cost to the economy. Therefore, what can be the alternative? So हमेशा से since 2016 COP16 100 बिलियन प्लेज किया था डेवलप्ड कंट्री ने कि हम डेवलपिंग कंट्रीज़ और LDCs को देंगे. ये इंडिया जैसी कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है टू मेक दैम ट्रांजिट फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू रिन्यूएबल एनर्जी. द नेक्स्ट इज़ इन परस्यूट ऑफ सोशल जस्टिस. तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम निकाला है विच इज़ कॉल्ड एज इलाम थेरी कलवी एजुकेशन एट द डोर स्टेप्स. सो हियर there are certain incentives that it focuses on free textbooks, providing free textbooks, free uniform, free bicycles and nutritious midday meals which were unavailable to children during the pandemic. और इसका impact भी हुआ है pandemic की वजह से. the learning outcome has decreased. so this program is going to improve the learning outcome. अब आप कहोगे कि तमिलनाडु में learning outcome को increase करने की क्या ज़रूरत है? तो ज़रूरत है. अगर हम देखेंगे nearly 59% of class 5 students and 89% of class 3 students were unable to read a class 12 textbook.
अगर हम एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट 2018 की बात करें तो उसमें तमिलनाडु का जो स्कोर है वो सबसे लोवेस्ट है अमंग द सदर्न स्टेट्स, स्पेशली इन लर्निंग आउटकम्स एंड क्वालिटी, ठीक है ना। और परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में भी उसका सबसे लोवेस्ट स्कोर है। तो दैट्स वाई दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू फोकस ऑन इम्प्रूविंग द लर्निंग आउटकम्स ऑफ चिल्ड्रन। देन नेक्स्ट इज कि वाई डू वी नीड एन एजुकेशन प्रोग्राम एट डोर स्टेप, घर घर जाके क्यों पढ़ाना है। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी बात लिखी है, when young volunteers impart lessons creatively in an unconventional atmosphere, the possibility of better learning outcome is higher. This also gives children an opportunity to develop a critical understanding of their social reality. मतलब वो बुक में जो पढ़ रहे हैं और जो सोसाइटी में जो विटनेस कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रास्ट है, तो उस कॉन्ट्रास्ट को समझने में उन्हें बहुत ज़्यादा आसानी होगी। एंड इट विल एनहांस देयर सेल्फ रिस्पेक्ट स्टूडेंट्स का, and it will help them to probe the reason that why they are being oppressed and why they are being subjected to injustice. This program is an example of Paulo Freire's vision, which is called as conscientization, कि अपने प्रॉब्लम का एक अवेयरनेस जनरेट होना, that can be the outcome of this program. The next is about the असर रिपोर्ट डेटा। ये हमने पहले भी किया है कि अगर हम स्मार्टफोन अवेलेबिलिटी देखें इंडिया में, so it has increased among school children nearly from 36.5% to 67.6% in 2021, but उसमें से स्टडीज़ के लिए जो एक्सेस था that was only about 1/4. So 28% of the households brought a new smartphone for children's education since the lockdown began, but ये अवेलेबल सिर्फ 25% स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को अवेलेबल था। उसके बाद there is an interrelationship between education level of parents and access to technology. So higher the education level of the parents, the more likely it was for a household to have a smartphone, ठीक है। बट एक चीज़ और नोटिस किया गया है कि स्मार्टफोन अवेलेबिलिटी जो है उनके उस स्टूडेंट्स में भी बढ़ा है जिनके पेरेंट्स जो हैं वो लेस एजुकेटेड हैं। बट ओवरऑल 26% ऑफ द चिल्ड्रन कुड नॉट एक्सेस अ स्मार्टफोन फॉर क्लासेस। ना अगर हम देखें स्टेट्स वाइज, सो केरला वॉज द ओनली स्टेट वेयर over 50% ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स कुड एक्सेस अ स्मार्टफोन फॉर स्टडी एट ऑल द टाइम्स। 40% ऑफ स्टूडेंट्स इन grade 1-2 do not have access to smartphone despite one being available in 2021. So that's all for today. We will meet tomorrow again with the daily Hindu analysis. Till then, have a nice day. Take care. Thank you.